हेलो दोस्तों, आज हमारा साइंस का यह न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है और यह एनसीईआरटी का है ना। यह एनसीईआरटी का जो है यह तीसरा चैप्टर आज शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं प्रत्येक चैप्टर का जो है टॉपिक वाइज यानी सीरियल से आपको जो है एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ। यदि आप नए हैं तो आज से पहले जो है जितना भी क्वेश्चन हुआ है और जितनी वीडियो आई है सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि जो भी लोग न्यूमेरिकल के बारे में कमेंट करे थे उनको मैं बताना चाहूँगा कि ऑल प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल जो है आपको सॉल्व करा दिया गया है यूट्यूब पर। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पेशल, है ना, साइंस न्यूमेरिकल के नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप जो है एनसीईआरटी 9 और 10th का जो है नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फी में रखा गया है, आप इसको आसानी से पे भी कर सकते हैं। या फिर आपको डेली टारगेट बैच में जुड़ना है टेलीग्राम पे, यही सेम पीडीएफ आपको पर डे 1 by 1 चैप्टर दिया जाता है, यानी पर डे 1 चैप्टर जो है आपको याद करने के लिए दिया जाएगा। तो आपकी इच्छा अनुसार आप चाहे तो एक बार भी ले सकते हैं या फिर डेली टारगेट में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। और आज हमारा ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है आपको सामने देखिए दिख रहा है, इनमें से कह रहा है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है कौन किया था ये आपको बताना है। तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यहाँ पर लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों ने किया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों ये टेस्ट चलता है और प्रतिदिन यह शाम को 6 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो पाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं। तो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर होगा। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि तब तक आप अपने मन में आंसर सोच सके ऑप्शन को देख करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक थे, उनको वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा टॉपिक वाइज है, एकदम सीरियल से, है ना। आपको ऐसा सीरीज बहुत कम ही यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, वो भी फ्री में, है ना। तो आप इसको जरूर पूरा वीडियो देखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी के लिए कर रहे हो या फिर एसएससी के लिए कर रहे हो, जहाँ भी आपके साइंस पूछे जाते हैं, और खास करके बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी की मात्रा जो है लगभग फिजिक्स के बराबर रहती है, इसलिए इसको स्किप बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक ये पूछा भी गया है, हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु की पुस्तक है, अरस्तु ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है, तो अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटरम किसकी पुस्तक है। हिस्टोरिया प्लांटरम किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका नाम क्या होगा, थियोफ्रेस्टस, है ना। थियोफ्रेस्टस जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, उन्होंने वनस्पति के बारे में जो है इसमें सारी चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था। जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो सबसे पहले जो है जैव विकास की अवधारणा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और इन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, ये जो काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक इन्होंने जो है लिखी है, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए आगे सामने यही क्वेश्चन था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक तो अभी बता ही दिया कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। यह 2018 ग्रुप डी में भी पूछा गया और हर जगह पूछा ही जाता है
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी? जीवों को आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसने किया था? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द्विजगत सिद्धांत किसने दिया था? द्विजगत सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? द्विजगत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कहीं कहीं पर कैरोलस लिनियस भी लिखा रहता है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? लिनियस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लिनियस ने जीवों को कितने जगत में बांटा था? लिनियस ने जो है जीवों को कितने जगत में बांटा था? तो 2 जगत में बांटा था, ठीक है। वो उसमें से एक था जंतु जगत और दूसरा था क्या? पादप जगत। लिनियस ने जीवों को कितने जगत में बांटा? 2 जगत में, एक जंतु जगत और दूसरा क्या था? पादप जगत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वर्गीकी का पिता जो है किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की जो है अवधारणा दी थी, इसलिए वर्गीकी का पिता जो है इन्हीं को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी जो पीछे जो सेल वाला चैप्टर खत्म हुआ है, यानी कोशिका का खत्म हुआ है, उसका जो है टॉप 50 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसका एक वीडियो जाएगा, एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे, और अगले संडे को वह जो है वो आएगी आपको, ठीक है। और फिर इसके बीच में हो सकता है तो मैं जैसे अभी जो टिश्यू ख़त्म हुआ है, टिश्यू का एक मास्टर वीडियो आएगा फुल्ली, जितना क्वेश्चन कराया गया 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन का एक ही वीडियो आएगा, ठीक है। तो वो रिवीजन के लिए बहुत ही मस्त होगा, आप दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण जो किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? यही आपसे पूछा जा रहा है, यह भी पूछा गया सवाल है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है यहाँ पर जाति हो जाएगा। जाति के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। स्पीसीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति जो है किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जीवों को पंच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? जीवों को 5 जगत में कौन बांटा था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों को जो है 5 जगत में कौन बांटा था। तो अभी पीछे आपने क्वेश्चन देख लिया था वर्गीकरण के पिता, और ये क्वेश्चन है आपको कि जीवों को 5 जगत में बांटा कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? R.H. व्हिटेकर, है ना। R.H. व्हिटेकर के द्वारा जो है जीवों को 5 जगत वर्गीकरण के तौर पर जो है बांटा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीवों का पंच जगत क्या है? R.H. व्हिटेकर ने जो बांटा था वो किस किस जगत में बांटा था? तो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु, इन सभी, इनमें से सभी, यानी ये जो 5 जगत है इन सभी में उन्होंने बांटा था। कौन बांटा था? R.H. व्हिटेकर, ठीक है। R.H. व्हिटेकर ने बांटा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नीलहरित शैवाल किस समूह का जीव है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी का उदाहरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह जो है किस समूह का जीव है। तो नीलहरित शैवाल जो है किस समूह का जीव है? तो नीलहरित शैवाल जो है आपका मोनेरा समूह का जीव है, ठीक है। किसका है? मोनेरा समूह का जीव है। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि मोनेरा में जो है केंद्रक, ठीक है, मोनेरा में केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं। केंद्रक और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब होते ही नहीं है, ठीक है। नीलहरित शैवाल में केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। ये स्वपोषी प्लस विषमपोषी दोनों होते हैं, ठीक है। विषमपोषी दोनों होते हैं।
ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे PDF लेते हैं, मेरा जो हैंडरिटन नोट्स है उसमें ये सब आपको जो है कंप्लीट डिटेल में लिखा रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, मोनेरा समूह के जीव कैसे होते हैं। तो यहाँ पर स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, अभी मैंने पीछे बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनेरा समूह के जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पादप जंतु एवं जगत के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है। पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी के बीच जो है कौन कार्य करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा और पादप। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, प्रोटिस्टा हो जाएगा, ठीक है। पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी के बीच जो कार्य करता है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोटिस्टा में केंद्रक पाया जाता है, ये पूछा गया सवाल है कि प्रोटिस्टा में केंद्रक पाया जाता है या नहीं। तो हाँ, इसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कवक में जनन किस विधि द्वारा होता है। कवक में जो है जनन किस विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका है कायिक खंडन, विखंडन और मुकुलन, इनमें से सभी। तो कवक में जो है जनन इन तीनों विधि के द्वारा होता है, खंडन के द्वारा भी होता है, विखंडन के द्वारा भी होता है और मुकुलन के द्वारा भी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिस एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर देखना हो आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कवक में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो कायिक खंडन, विखंडन और मुकुलन, इनमें से सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गंजापन, दम्मा एवं दाद खाज का प्रमुख कारण क्या है। गंजापन, दम्मा एवं दाद खाज का जो है प्रमुख कारण क्या है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, आप समझ लीजिए, है ना। और ये प्रश्न भी बहुत ही खतरनाक है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। दाद खाज, दम्मा और गंजापन का कारण क्या है, यह कवक के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। किसके कारण होता है, यह कवक के कारण होता है। दाद खाज किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। गंजापन किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। मतलब बाल जो होता है ना बहुत ही कम हो जाता है गंजापन, और दम्मा तो बहुत ही और खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गेहूं का रस्ट रोग, गेहूं में जो है रस्ट रोग लगता है वह किसके कारण होता है। गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गेहूं का रस्ट रोग जो है कवक के कारण होता है। कवक के कारण ही गेहूं का रस्ट रोग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खमीर और मशरूम किसका उदाहरण है। उदाहरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो खमीर और मशरूम जो है आपका किसका उदाहरण है। इसके लिए आपको पूरा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार भूल जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थ्योरी वाले बैच में ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो खमीर और मशरूम जो है किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कवक का उदाहरण है। खमीर और मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप किसके बने होते हैं। पादप जो है वो किसके बने होते हैं। तो पादप जो है सेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक तो होगा नहीं, यहाँ पर ए और बी दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज को पचाने के लिए जो है मानव में जो है छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा किसका होता है, जो शाकाहारी होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं मानव में नहीं, यहाँ पर होगा जंतुओं में, ठीक है। जो जानवरों में जो है वो छोटी आंत की लंबाई सेलुलोज, क्योंकि पादप जो है में पाया जाता है ना। तो यहाँ पर आदमी थोड़ी ना घास खाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पर जानवरों में जो है छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है सेलुलोज को पचाने के लिए, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है सेलुलोज को पचाने के लिए। जैसे बाघ हो गया और शेर हो गया, ये लोग तो ये सब जो जानवर हैं ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इनके जो है छोटी आंत की लंबाई कम होती है, ठीक है। इनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए आप इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था मैं कि पादप में जो है किसका बना होता है, पादप तो सेलुलोज का बनाता है। और सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई किस में ज़्यादा होती है, शाकाहारी में ज़्यादा होती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सेलुलोज को पचाने के लिए जो है छोटी आंत की लंबाई किस में ज़्यादा होती है। तो आप क्या कहेंगे कि शाकाहारी जंतुओं में ज़्यादा होता है, ठीक है। शाकाहारी में जो है छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है मांसाहारी जीवों की अपेक्षा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है प्रश्न आज, और यह आज का लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। टॉप 25 प्रश्न में से आज के लास्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल धारक सभी पौधे किस वर्ग में आते हैं। क्लोरोफिल धारक सभी पौधे किस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि सभी पौधे किस वर्ग में आएंगे, पादप वर्ग में आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल धारक सभी पौधे किस वर्ग में आएंगे, तो पादप वर्ग आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन था, मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और ये प्रतिदिन आपको कब आएगी, शाम को 6 बजे आएगी। बहुत सारे लोग न्यू जुड़ रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, ऑल प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स जो है आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप NCERT के पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए उस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। वहाँ से आपको जो है फीस वगैरह सारी चीज़ें बता दी जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में यह प्रतिदिन दिया जाता है शाम को 6 बजे, ठीक है। बहुत ही अच्छा नोट्स है और हर एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है, खास करके रेलवे के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे और SSC के लिए, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बहुत ही न्यूनतम फी में, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।